कॉरपोरेट दुनिया में जहां हर दिन करोड़ों अरबों का लेन देन होता है, क्या कभी सोचा है कि वित्तीय धांधली को रोकने वाला वो अल्टीमेट गेटकीपर कौन है? वो कौन है जो बैलेंस शीट के पीछे छिपी सच्चाई को बाहर लाता है और ये तय करता है कि सब कुछ बिल्कुल नियमों के हिसाब से चल रहा है? इसका सीधा सा जवाब है ऑडिट कमेटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस उलझे हुए रेगुलेटरी जाल को सुलझाने वाले हैं जो इन कॉर्पोरेट वॉचडॉग्स को कंट्रोल करता है। देखिए, एक तरफ हमारे पास है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरी तरफ है सेबी के बेहद कड़े एलओडीआर नियम यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये दोनों रूल्स अक्सर आपस में टकरा जाते हैं और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनियों को असल में किस रूल बुक को फॉलो करना है। तो चलिए सीधा इस रूल बुक 12 में डाइव इन करते हैं। आज हम कवर करेंगे ऑडिट कमेटी की नींव, इसके कॉम्पोजिशन और लीडरशिप के नियम, मीटिंग्स और कोरम की जरूरतें, रिव्यू के लिए मैंडेटरी इंफॉर्मेशन और आखिर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी आरपीटी की निगरानी। सेक्शन 1, ऑडिट कमेटी की नींव और प्रयोज्यता। मतलब आखिर ये फाइनेंशियल वॉचडॉग टीम बनानी किसको पड़ती है? यहाँ बेसलाइन रूल्स बिल्कुल क्लियरली बटे हुए हैं। सीबीएलओडीआर का दायरा बहुत ही ज्यादा व्यापक है। ये बिना किसी एक्सेप्शन के सभी लिस्टेड एंटिटीज पर लागू होता है। इसके उलट कंपनीज एक्ट कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड्स पर निर्भर करता है। लिस्टेड कंपनियों के अलावा एक्ट उन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों पर भी लागू होता है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर जिन पर 50 करोड़ से ज्यादा का उधार हो। सिंपल है ना? सेक्शन 2, संरचना और नेतृत्व के नियम। चलिए देखते हैं कि इस कमेटी में टेबल के हेड पर बैठने के इतने सख्त नियम क्या हैं। अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेबी एलओडीआर ने अपना स्टैंडर्ड काफी हाई सेट किया हुआ है। कंपनीज एक्ट सिर्फ ये कहता है कि कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हो। लेकिन एलओडीआर ये सुनिश्चित करने के लिए कि कमेटी पूरी तरह अनबायस्ड रहे, ये मैंडेट करता है कि कम से कम 2/3, जी हां 2/3 सदस्य इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होने चाहिए। ये सच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये बात बड़ी ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आखिर इन रेगुलेशंस में इंडिपेंडेंस पर इतना जोर क्यों दिया गया है। जैसा कि आईसीएसआई चार्टर साफ तौर पर कहता है, केवल एक इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव ओवरसाइट ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटेग्रिटी को बचा सकती है। जरा सोचिए, अगर कमेटी के मेंबर्स ही मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में होंगे तो इस पूरी पहरेदारी का मतलब ही क्या रह जाएगा। अब लीडरशिप को देखते हैं। कंपनीज एक्ट के हिसाब से चेयरपर्सन समेत मेजॉरिटी मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना और समझना आना चाहिए। लेकिन एलओडीआर यहां भी एक कदम आगे है। वो स्पेसिफिकली मैंडेट करता है कि चेयरपर्सन का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मस्ट है। इसके अलावा सभी मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट हों और कम से कम किसी एक के पास अकाउंटिंग या फाइनेंस की एक्सपर्टीज जरूर हो। अब ये इतनी कड़ाई क्यों? क्योंकि भाई, जो इंसान बैलेंस शीट की बारीकियों को समझेगा ही नहीं, वो फाइनेंशियल गड़बड़ियों को पकड़ेगा कैसे? सेक्शन 3, मीटिंग्स और कोरम की आवश्यकताएं। यानी ये टीम कितनी बार मिलेगी और फैसले लेने के लिए कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है। कंपनीज एक्ट में मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी को लेकर कोई साफ नंबर नहीं दिया गया है। बस इतना कहा गया है कि ऑडिटर्स और की मैनेजरियल पर्सनल यानी केएमपी को सुने जाने का अधिकार है। पर दूसरी तरफ सेबी एलओडीआर एक बेहद रिजिड शेड्यूल की डिमांड करता है। इसके तहत ऑडिट कमेटी को 1 साल में कम से कम 4 बार मिलना ही पड़ेगा। और सुनिए, सिर्फ 4 बार मिलना ही काफी नहीं है। एलओडीआर के अकॉर्डिंग किन्हीं 2 मीटिंग्स के बीच 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये रूल कमेटी को एक टाइट ऑपरेशनल लीश पर रखता है ताकि कंपनी के फाइनेंशियल्स पर उनकी पकड़ कभी ढीली ना पड़े। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि कोरम यानी मिनिमम अटेंडेंस के लिए भी एलओडीआर के रूल्स एकदम सख्त हैं। मीटिंग वैलिड होने के लिए 2 मेंबर्स या टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, इनमें से जो भी ज्यादा हो उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। और हां, सबसे अहम शर्त, इस कोरम में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना बिल्कुल अनिवार्य है। सेक्शन 4, रिव्यू के लिए अनिवार्य जानकारी। मतलब इफेक्टिव गेटकीपर्स बनने के लिए इस टीम को कौन सा वाइटल डेटा देना जरूरी है। सेबी एलओडीआर के शेड्यूल 2 पार्ट सी के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो ऑडिट कमेटी की डेस्क से होके गुजरनी ही चाहिए। इसमें शामिल है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पर मैनेजमेंट लेटर्स, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स और चीफ इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट या रिमूवल का रिव्यू।
ये सब बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इस पॉइंट के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि कमिटी का काम सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ना नहीं है। उन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लायंस फ्रेमवर्क के डिज़ाइन को चेक करना होता है। ये देखना होता है कि क्या कंपनी की पॉलिसीज सच में रिस्क को कम करने और लीगल रूल्स को फॉलो करने के लिए प्रॉपरली डिज़ाइन की गई हैं या नहीं। और अब आते हैं सेक्शन 5 पर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी आरपीटी की निगरानी। ये इस कमिटी का सबसे बड़ा अल्टीमेट टेस्ट है। आरपीटी असल में है क्या? इसे इस तरह समझिए, ये एक कंपनी का अपने ही इनसाइडर्स जैसे प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ बिजनेस करने की सिचुएशन है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिलेमा है, क्योंकि इसमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के नुकसान पर किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। अब इन दोनों फ्रेमवर्क्स के अप्रोच का डिफरेंस देखिए। कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट कमेटी आरपीटी को अप्रूव या मॉडिफाई करती है, लेकिन एलओडीआर का रुख यहां बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके मुताबिक सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए प्रायर अप्रूवल मस्ट है। और सबसे बड़ी बात, कमिटी में बैठे केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पास ही इन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने की पावर होती है। फेयरनेस बनाए रखने का ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में रोजाना ढेरों ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो क्या हर छोटे लेन देन के लिए बार बार अप्रूवल लेना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर ओमनिबस अप्रूवल का स्मार्ट वर्कफ्लो काम आता है। कमिटी आरपीटी पॉलिसी के हिसाब से क्राइटेरिया सेट करती है, कम से कम हर क्वार्टर में इन डिटेल्स को रिव्यू करती है, और ये ओमनिबस अप्रूवल्स मैक्सिमम 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। इस तरह ओवरसाइट से कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना एफिशिएंसी बनी रहती है। और क्या हो अगर अचानक कोई ऐसा एआरपीटी आ जाए जिसका पहले से कोई अंदाजा नहीं था? इसके लिए एक सेफ्टी वाल्व भी मौजूद है। ऑडिट कमेटी ऐसे अनफोर्सीन ट्रांजैक्शंस के लिए भी ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है। बस शर्त यह है कि प्रति ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली बात सिर्फ रूल्स फॉलो करने की नहीं है। ऑडिट कमेटी को लगातार अपनी खुद की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी इवैल्यूएट करना होता है। उन्हें यह पक्का करना होता है कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक प्रॉपर बिजनेस लॉजिक हो। उन्हें लगातार ये सवाल पूछना होता है कि क्या कोई भी डिसीजन सच में कंपनी और उसके सारे शेयरहोल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा होता है, क्या ये मौजूद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स सच में परफेक्ट फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की गारंटी देते हैं, या फिर दिन के अंत में एक ऑडिट कमेटी सिर्फ उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है जितनी कि कंपनी मैनेजमेंट द्वारा उसे दी जाने वाली इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हमें और आपको जरूर सोचना चाहिए।